स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल रिकॉर्ड। आज से पहले कुछ दिन पहले मैं वीडियो लेकर आया था वेस्टर्न रोमन एम्पायर के ऊपर। आज हम लोग ईस्टर्न रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से एक बड़ा रोमन एम्पायर दो पार्ट में बट गया, फिर कैसे करके ये ईस्टर्न एम्पायर वेस्टर्न रोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद कितना दिन तक सरवाइव किया, फिर अंत में उसका कैसे करके खात्मा हुआ, वो सब आज हम लोग जानेंगे। इसके बाद वीडियो आएगा तो ये इकलौता वीडियो नहीं है, ईस्टर्न रोमन एम्पायर के ऊपर 2-3 वीडियो आएगा, तो उसमें से आज पहला पार्ट है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले अब ये मैप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर का मैप में जो एरिया कवर है ये आपका जाकर बाइजेंटीन एम्पायर या ईस्टर्न रोमन एम्पायर है। देख सकते हैं पूरा मेडिटेरियन सी में, नॉर्थ साउथ में मेडिटेरियन सी का ये एम्पायर फैला हुआ है। इतना बड़ा एम्पायर आखिर खत्म हो गया, कैसे करके हो गया, तो आज हम लोग उसके बारे में जानते हैं, डिस्कस करेंगे। देखिए, बाइजेंटीन एम्पायर जो था ये एक बड़ा और पावरफुल सिविलाइजेशन था, एक सभ्यता था जिसका शुरुआत हम लोग को 330 एडी में देखने को मिलता है, जब रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन वन जो रहता है वो डिसाइड करता है कि वो एक नया कैपिटल बनाएगा जिसका नाम न्यू रोम होगा, क्योंकि रोमन एम्पायर का कैपिटल क्या था, इटली का एक शहर रोम। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन वन ने ये डिसाइड किया कि वो एक नया शहर बसाएगा जिसका नाम होगा न्यू रोम। आखिर क्यों बसाएगा, इसका पीछे का रीजन आपको जानना है तो इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं। बेसिक समझ लीजिए कि रोम में क्या हो रहा था, बाहर से बहुत अटैक हो रहा था, चाहे वो हुन्स हो या जर्मेनिक ट्राइब्स हो या गौद हो, जो भी हो, इन लोग क्या कर रहे थे, कॉन्टिन्यूअस अटैक कर रहे थे। तो ये भी कारण था और भी बहुत सारा कारण था, जानने के लिए वो हमारा वीडियो देख सकते हैं वेस्टर्न रोमन एम्पायर के ऊपर जो है। तो कॉन्स्टेंटाइन वन ने डिसाइड किया कि एक नया शहर बसाया जाए जो न्यू रोम कहलाएगा। और ये साइड, ये जो जगह था, कॉन्स्टेंटाइन वन को कौन सा जगह मिला, बाइजेंटीन, जिसका नाम था बाइजेंटेनियम। ये एक ग्रीक कॉलोनी था। ये जगह परफेक्ट जगह था क्योंकि इसका जो ज्योग्राफी अगर आप देखिए है तो मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में वीडियो में, ये आपका जाकर एक स्ट्रीट का पास है और ये बहुत अच्छा तरीका से आपका जाकर ज्योग्राफिकली वेल प्रोटेक्टेड है कि आसानी से कोई भी यहाँ पर अटैक नहीं करेगा बाहर से। ना ही इसका जो बाउंड्री है वो यूरोपियन कंट्री से मिलता है, एक बॉर्डर मिलता भी है तो बहुत छोटा सा बॉर्डर है। तो बाइजेंटिनियम जो जगह था, जिससे का आज का इस्तांबुल है, पहले इसका स्टार्टिंग में नाम था बाइजेंटिनियम। तो बोला गया कि ये ही हमारा नया रोम कहलाएगा। जब इसका स्थापना हुआ, इससे लेकर वेस्टर्न रोमन एम्पायर तो ढल जाता है, लेकिन वेस्टर्न रोमन एम्पायर के ढलने के बाद भी कम से कम 1000 साल तक ईस्टर्न रोमन एम्पायर आपका अगर सरवाइव करता है। इसी के लिए ये जो बाइजेंटिनियम जो जगह था, इस जगह का नाम पे ही इसे का नाम पड़ा बाइजेंटिनियम एम्पायर। और बाइजेंटिनियम एम्पायर या ईस्टर्न रोमन एम्पायर आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत जाना जाता है। और आखिरकार 1453 में ओटोमन एम्पायर के एक राजा होते हैं, उनका नाम होता है मोहम्मद, जिसको उर्दू में या हिंदी में मोहम्मद फातेह भी कहा जाता है। वो क्या करते हैं, इस एरिया को कैप्चर कर लेते हैं और यहाँ से ईस्टर्न रोमन एम्पायर या बाइजेंटिनियम एम्पायर का खात्मा होता है। और उस वक्त जब सुल्तान महमद अटैक करते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल पे, तब जाकर जो राजा होता है वहाँ का, उसका नाम होता है कॉन्स्टेंटाइन 11। चलिए हम लोग देख लेते हैं ये बाइजेंटिनियम का शुरुआत के बारे में। ये जो टर्म जो है बाइजेंटिनियम जो वर्ड है, ये आया है टर्म बाइजेंटीन से, जो एक एंशियंट ग्रीक कॉलोनी था जिसका स्थापना किया था बाइजस ने। बाइजेंटिनियम जो शहर था, इसका स्थापना कौन किया था, ये एक ग्रीक कॉलोनी था जिसका स्थापना किया था बाइजस ने। ये कहाँ पर लोकेटेड है, यूरोपियन साइड का बोस्पोरस पे लोकेटेड है। और ये बोस्पोरस क्या है, ये एक स्ट्रेट है जो लिंक करता है ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी से। तो ये एक स्ट्रेट है बॉस्पोरस स्ट्रेट का पास ही ये बाइजेंटिनियम शहर पड़ता है। और ये बाइजेंटिनियम जो शहर है, इसका लोकेशन बहुत अच्छा है। इसका जो लोकेशन इतना अच्छा है कि ये समझ लीजिए कि एक ट्रेड पॉइंट बन जाता है यूरोप और एशिया का ट्रेड के लिए। एशिया से यूरोप में ट्रेड करने के लिए आना, यूरोप से एशिया में जाना है, आपको बाइजेंटिनियम से होकर जाना है, यानी कि आज का इस्तांबुल से होकर ही जाना पड़ता था। तो ये समझ लीजिए कि ईस्ट यानी कि एशिया और यूरोप का ट्रेड को जोड़ता था ये बाइजेंटिनियम। तो सन 330 एडी में रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन वन जो है वो ये बाइजेंटिनियम जगह को चूज करता है और एक नया शहर बसाता है और उस शहर का नाम वो रखता है न्यू रोम।
या नाम होता है बाइजेंटाइन, और पहले तो उसका नाम होता है बाइजेंटेनियम। जब कॉन्स्टेंटीन वन जो रहता है, जब इस शहर को बना देता है और बसाता है फिर से, तो इस शहर का नाम वो बदल के कर देता है कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी कि कॉन्स्टेंटीन का शहर। और इससे 5 साल पहले ही, ये जब कॉन्स्टेंटिनोपल का स्थापना हुआ था, उससे 5 साल पहले ही काउंसिल ऑफ निसिया हुआ था, जहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोपल को माना गया कि क्रिश्चियनिटी के लिए एक इम्पोर्टेंट साइट। तो ईस्टर्न रोमन एम्पायर के बारे में बता देता हूँ कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो सेंटर बन गया था, ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का सेंटर बन गया था। अब वर्ड आप सुनिए कि अचानक से मैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के बारे में कहां से बात करना शुरू कर दिया। देखिए, यूरोप बना, कॉन्स्टेंटीन जो एम्परर था उसने जब क्रिश्चियनिटी अपनाया तो उसने क्या किया, पूरा रोमन एम्पायर जहां तक फैला था सबको बोल दिया कि स्टेट रिलीजन क्या है, क्रिश्चियनिटी है। क्योंकि कॉन्स्टेंटीन से पहले जितना भी राजा गुजरा है उन लोग क्रिश्चियनिटी को दबाया करते थे, कोई भी क्रिश्चियंस नहीं था। कॉन्स्टेंटीन जो था बादशाह, जो राजा था, वही क्रिश्चियनिटी अपनाया था। वो क्रिश्चियनिटी अपनाने के बाद उसने स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया कि आज से जहां तक रोमन एम्पायर फैला हुआ है उस सब जगह में क्रिश्चियनिटी को एज ए स्टेट रिलीजन मान्यता मिल जाता है। तो लोग क्या हो गए, ज्यादा से ज्यादा लोग क्रिश्चियनिटी अपनाना शुरू कर दिए। इसी में कुछ दिन गुजरता है तो क्रिश्चियनिटी में दरार आ जाता है और क्रिश्चियनिटी 2 पार्ट में बढ़ जाता है। इसके ऊपर भी क्रिश्चियनिटी का कितना आपका जाकर पार्ट है, कैसा कब कब ये स्प्लिट हुआ, ये सब के ऊपर एक अलग वीडियो आ जाएगा। बेसिक समझ लीजिए, क्रिश्चियनिटी में स्प्लिट हो जाता है, दरार आ जाता है और 2 पार्ट बन जाता है। एक होता है आपका जाकर रोमन कैथोलिक्स और एक होता है ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स। और ये जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स होता है इसी का सेंटर होता है कॉन्स्टेंटिनोपल, और जो वेस्टर्न जो रोमन कैथोलिक्स होता है इसका सेंटर होता है रोम, इटली। तो इन लोग दोनों में आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई रहता है। तो ये जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर का सेंटर बन जाता है कॉन्स्टेंटिनोपल, और ये कब तक सेंटर रहता है, जब तक 1453 में ओटोमन जो एम्परर है वो ये एरिया कैप्चर नहीं कर लेते हैं। कॉन्स्टेंटीन जब जिंदा रहता है वो ये पूरा एरिया को जो नया शहर बसाता है कॉन्स्टेंटिनोपल, ये और वेस्टर्न रोमन एम्पायर दोनों को मिलाकर ही ये चलाता है। फिर साल 364 एडी आता है, तब एम्परर वैलेंटिनियन वन वो क्या करता है, ये एम्पायर को 2 पार्ट में बांट देता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्शन में। और आपको पता ही है वेस्टर्न सेक्शन और ईस्टर्न सेक्शन क्या है, ये मैप में आप देख सकते हैं। तो 2 पार्ट में जो पूरा रोमन एम्पायर को बांट देता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में बांट देता है। और अपने आप को ये जो वैलेंटिनियन वन होता है ये अपने आप को वेस्ट पार्ट का, रोमन एम्पायर का वेस्ट पार्ट का राजा डिक्लेयर कर देता है, और अपना भाई वैलेंस को ईस्ट पार्ट का जो एरिया होता है उसे दे देता है और बोलता है कि ईस्ट पार्ट को तुम राज करो। 2 पार्ट होने के बाद इन लोग में क्या होता है, दरार आ जाता है। ईस्टर्न और वेस्टर्न एम्पायर में एक समझ लीजिए कि दरार सा बन जाता है, और वेस्ट जो रोमन एम्पायर होता है इस पर क्या होता है, जर्मन जो ट्राइब है, जर्मेनिक ट्राइब, उन लोग का इन्वेड होते रहता है, जैसे कि विसिगॉथ हुआ। इन लोग क्या करता है, जो वेस्टर्न एम्पायर होता है उसे तोड़ देता है बार बार अटैक करने से। और इतना अटैक करता है वेस्टर्न पार्ट में रोमन एम्पायर का कि ये टूटते एक दौर ऐसा आता है, इटली का जो रोम शहर है जहाँ से ये रोमन एम्पायर शुरू हुआ था, आखिरकार वहीं पर आकर ये समाप्त हो जाता है। 476 एडी में क्या होता है, बारबेरियन एक राजा होता है, इसका नाम होता है ओडोसेर। ये क्या करता है, जो लास्ट रोमन एम्परर होता है रोमुलस ऑगस्टस, उसे हरा देता है और उसे तख्त से यानी कि डिथ्रोन कर देता है, उसे राजगद्दी से हटा देता है और खुद उस राजगद्दी का मालिक बन जाता है। और यहाँ से आपका जाकर जो वेस्टर्न पार्ट है रोमन एम्पायर का वो खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो ईस्टर्न पार्ट है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसका एक हिस्सा खत्म हो गया, ये मस्ती में रहता है और 1000 साल तक ये सरवाइव कर जाता है। आखिर बाइजेंटाइन एम्पायर इतना फ्लरिश कैसे करके हुआ, 2 पार्ट बढ़ गया था तो वेस्टर्न पार्ट खत्म हो गया, लेकिन ईस्टर्न पार्ट ये जो बाइजेंटाइन एम्पायर था ये और 1000 साल तक सरवाइव किया। ऐसा क्यों, इसका क्या कारण है? जो ईस्टर्न पार्ट है रोमन एम्पायर का जो था, इस पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज की इस पे बाहरी अटैक सबसे कम हुआ। बाहर से कोई भी अटैक करता था तो इसमें कोई भी असर नहीं पड़ता। सबसे पहले इसका तो लोकेशन, ये एक स्ट्रेट का पास बसा हुआ है, एक समुद्री एरिया का पास है, कि इसी के लिए पहले इतना नेवी किसी भी कोई भी आर्मी का स्ट्रांग नहीं होता था कि उन लोग क्या करे, अटैक करे। तो इस वजह से कभी भी इस एरिया पे अटैक बाहर से हुआ नहीं। और जो कोई भी कोशिश भी किया तो ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल है यानी कि इस्तांबुल जो है, अगर आज जाइएगा इस्तांबुल, जो हाया सोफिया है
उसके आसपास देखिएगा जो पूरा शहर में बड़ा बड़ा दीवार है और इतना मोटा मोटा दीवार है, लेयर पे लेयर है दीवार का, कि मुश्किल है कि वो एक दीवार को अगर तोड़ भी दिएगा तो दूसरा दीवार को भेदने में मुश्किल है, दूसरा के बाद तीसरा दीवार, 3-4 दीवार का लेयर है जिसे तोड़ने में बहुत मेहनत लगता है और एकदम मजबूत मटेरियल का बना हुआ करता था। तो कोई भी जितना भी बमबारी करता था तो दीवार इतना मजबूत होने के कारण क्या होता था, जो बाहरी अटैकर थे उन लोग का अटैक कभी भी कामयाब नहीं हो पाता था। जिससे क्या हुआ कि बाहरी अटैक से हमेशा ईस्टर्न रोमन एम्पायर बचा रहा। और जब आप पर कोई अटैक नहीं करेगा आप फ्लरिश करिएगा। और ईस्टर्न रोमन एम्पायर का जो यूरोप से जो इसका बाउंड्री लगता था, बहुत छोटा सा बाउंड्री लगता था, जिससे क्या हुआ, ये अपना बाउंड्री को अच्छा से मैनेज कर पाता था और यूरोपियन लोग कभी भी घुसने का सोच नहीं पाते थे कॉन्स्टेंटिनोपल में, यानी कि बाइजेंटाइन एम्पायर में कभी भी अटैक करने का नहीं सोचते थे, क्योंकि एक छोटा सा आपका जाकर बाउंड्री टच होता है यूरोप से, जिससे क्या होता है यूरोपियन लोग कभी भी कोशिश भी करते थे तो क्या होता था, यहाँ पर आर्मी बहुत मजबूत था क्योंकि छोटा सा बॉर्डर था, तो इससे डिफेंड इन लोग आसानी से कर लेते थे। फिर यहाँ पर जो भी राजा गुजरा इन लोग अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेटर रहा है। यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रल था और इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम भी स्टेबल था, कोई सिविल वॉर जैसा सिचुएशन नहीं था। आवाम जो थे, जो जनता थी, वो लोग खुश था, उन लोग अपना अच्छा जिंदगी गुजार रहा था। इवन जब भी लड़ाई चलता था तो बाहर से जितना भी बमबारी होता था या अंदर में बैठे लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। तो इंटरनल सिक्योरिटी भी बहुत अच्छा था, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था। जो भी राजा गुजरा है उन लोग एक इफिशिएंट कल्चर को प्रमोट करने वाला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने वाला गुजरा है। तो जिससे क्या था, लोगों के पास अच्छा जॉब था, लोगों के पास एजुकेशन था, तो लोग खुश थे, तो कभी भी कोई बगावत नहीं हुआ और इसी के लिए ये इतना दिन तक सर्वाइव कर गया। जबकि वेस्टर्न रोमन एम्पायर सर्वाइव नहीं कर पाया और बोला जाता है 8 से लेकर 12 सेंचुरी तक जो रोम था वो किसमें डूब गया था, डार्क एज में चला गया था। आज भी यूरोपियन लोग 8 से लेकर 12 सेंचुरी को डार्क एज मानते हैं, लेकिन उस दौर में ईस्टर्न एम्पायर फ्लरिश कर रहा था। तो जब 1453 में ये डाउनफॉल हो जाता है, कॉन्स्टेंटिनोपल हाथ से चला जाता है, तो बहुत सारा आपका जाकर जो इंटेलेक्चुअल होते उन लोग क्या करते, वेस्टर्न रोमन एम्पायर का तरफ मूव ऑन करते अपने पुराने वतन पे। तो क्या होता है, तो इन लोग जब आके देखते हैं, जब वो वापस जर्मनी, फ्रांस, इटली आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ के लोग तो अनकल्चर है, अनसिविलाइज है। इन लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पीछे जा चुके, भूत पलित पे विश्वास करते हैं, जादू टोना में विश्वास करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टेम्पर नहीं है। तो इन लोग उन लोग अंदर साइंटिफिक टेम्पर, एजुकेशन, मॉडर्निटी ये सब फैलाया और जाकर फिर जाके वेस्टर्न रोमन एम्पायर का जो भी एरिया है वो सिविलाइज हुआ और इंडस्ट्रियलाइज भी हुआ। तो ईस्टर्न रोमन एम्पायर में इतना एडवांटेज होने के बाद ही कारण था कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसे बाइजेंटेनियम एम्पायर या बाइजेंटेनियम भी कहा जाता था, और हजारों सालों तक सरवाइव कर गया, जबकि रोम बहुत जल्दी फॉल कर गया। जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था ये क्या कानून फॉलो करता था, ये कानून फॉलो करता था वही रोमन कानून फॉलो किया करता था। रोमन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को ही इन लोग मान्यता दिया हुआ था और इन लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज लैटिन हुआ करता था। लेकिन ग्रीक यहाँ पर बहुत ज्यादा बोला जाता था, क्योंकि भले इसे रोमन लोगों ने बनाया, स्थापना किया, लेकिन ये सबसे पहले क्या किसका कॉलोनी था, ग्रीक के लोग का कॉलोनी था। तो यहाँ पर ग्रीक ज्यादा लोग बोला करते थे और जो स्टूडेंट थे उन लोग हिस्ट्री जो पढ़ते थे उन लोग ग्रीक में ही पढ़ा करते थे। लिटरेचर हो, कल्चर हो, उन लोग ग्रीक में ही पढ़ाई किया करते थे। बस जो कोड लैंग्वेज होता था वो लैटिन हुआ करता था, क्योंकि लैटिन जो है वेस्टर्न रोमन एम्पायर का ऑफिशियल लैंग्वेज था। फिर एक काउंसिल ऑफ चाल्डशेडॉन होता है 451 कॉमन एरा में। यहाँ पर क्या होता है, इन लोग ऑफिशियली स्टैब्लिश करते हैं क्रिश्चियन वर्ल्ड जब 2 पार्ट में मैं बोला बढ़ गया था, ईस्टर्न पार्ट का ये हेडक्वार्टर हो जाता है। जिस तरीके से वेस्टर्न रोमन एम्पायर का जो हेड होता था वो कौन हुआ करता था, आपका जाकर पोप हुआ करता था। ईस्टर्न रोमन एम्पायर का भी अपना एक लीडर होता था। तो दोस्तों नेक्स्ट डे हम लोग कौन कौन राजा गुजरा उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या बाइजेंटेनियम कल्चर था, आर्ट था, उसके बारे में पढ़ेंगे, क्रूसेड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीज नेक्स्ट वीडियो में आएगा। फिर किस तरीके से कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल होता है ये सब हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। क्या लेगेसी रहा है, तो समझ लीजिए कि और 2 पार्ट इस वीडियो का आएगा। और अब हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोग को जानकारी मिलते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।